विजन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारी सरकार का कि जो जो समस्याएं लंबे समय से थी उनका समाधान होना चाहिए, उसको लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आज हमारे जो स्थानीय निकाय के हरियाणा सरकार के मंत्री हैं सुभाष सुधा जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हुआ हूं। हमारी सोच है कि आपको कोई समस्या दिक्कत ना आए, धीरे धीरे करके उसका समाधान कर रहे हैं और कहीं भी आप मिल सकते हैं, मिल भी क्या सकते हैं, अगर रास्ते में जा रहे हाथ देखा भी रोक सका। जब इतनी पावर आप लोगों के पास है तो भाई फिर ध्यान से सुनो। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष, राई से विधायक मोहनलाल बड़ौली जी, पूर्व में स्थानीय निकाय के मंत्री रहे, वर्तमान में हरियाणा के हेल्थ के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आज के कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, जिनकी देखरेख में ये कार्यक्रम चल रहा है, स्थानीय निकाय के हमारे मंत्री सुभाष सुधा जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आदरणीय रणबीर गंगवा जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद भ्याणा जी, हमारे बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला की माननीय अध्यक्षा आशा खेतर जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सचिव कैप्टन भूपेंद्र जी और हिसार जिला के हमारे प्रभारी जवाहर सैनी जी, हमारे हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी, पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल जी, श्रीमती रजनी विरमानी जी, यमुनानगर से मेयर मदन चौहान जी, रोहतक से मेयर मनमोहन गोयल जी, करनाल से मेयर रेणुका के मेयर निखिल मैदान जी, हमारे विभाग के अधिकारी विकास गुप्ता जी आईएएस, यशपाल जी आईएएस, हिसार के हमारे उपायुक्त महोदय और हिसार के हमारे एसपी महोदय, मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण और हमारे जो पार्षद चेयरमैनगण हैं, सभी प्रमुख व्यक्ति, और आज पूरे हरियाणा प्रदेश के हर वार्ड से
उपस्थित यहाँ पर हमारे बहुत ही सम्मानित पार्षद, नगर पालिकाओं के चेयरमैन, नगर परिषद के चेयरमैन, नगर निगम के हमारे सभी चेयरमैन, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और हमारे सीनियर मेयर, आप सब के बीच में आकर के मैं आज अभिभूत हूँ। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जैसा मैंने बताया भी है कि हमारी कोशिश है कि उसमें सुधार किया जाए, उसके अंदर हम लगे हुए हैं और उसको लेकर के हम निरंतर काम भी कर रहे हैं, काम भी गति से कर रहे हैं। मैंने पूरे दिन का जब से कोड ऑफ कंडक्ट हटा उसके बाद से मैंने लगातार हर रोज का मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है पूरा एजेंडा तैयार किया। 100 दिन का 1.5 महीना शेष बचा है। उस बीच के अंदर मैंने आप लोगों को, चेयरमैनों को भी बुलाया, मैं लगातार बात करता रहा, आपसे पूछते भी रहे क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, और हमारी सोच थी कि उसमें सुधार किया जाए, कोई दिक्कत समस्या न रहे। उसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। होता है कई बार जब व्यक्ति काम कर रहा है, काम करते करते कुछ समय भी लगता है, कुछ पॉलिसी मैटर्स होते हैं और कुछ हमने और भी जो जानकारियां कलेक्ट करनी होती हैं, वो सारा का सारा उसमें समय लगता है। और भी कई कार्यक्रम होते हैं, कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा है, कहीं कोई बैठक आ गई है। तो हम आदरणीय सुभाष सुधा जी ने, अधिकारियों से भी हमने बात की और बात करने के बाद हमने कहा कि सभी पार्षदों से एक बार बैठा जाए। अलग अलग पार्षद भी हमसे मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं के बारे में भी लेकर के हम निरंतर बातचीत करते रहे। और भाइयों, एक बात और कह रहा हूं कि विपक्ष भी है। देखिए, विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। अगर अच्छे काम भी कराएंगे तो उसने तो हाजिरी लगानी हो, तो फिर कहेगा भी भाई नहीं, गलत काम कर दिया मैंने तो। मुझे आप लोगों के बीच में बताते हुए ये मैं बड़े खेद के साथ बात बता रहा हूं कि जिन लोगों के बही खाते खराब हैं वो आजकल निकल के कहा साहब दो भाई। वो साहब मांगने लग गए, अपने ओड़ी नहीं देखते कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। जनता ने हिसाब दे दिया, क्योंकि बड़ा प्रयास करा, बताने के लिए कुछ नहीं था। जब बताने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर झूठ का सहारा लेते हैं, और झूठ होता है भी चलो भाई तीर लग गया तो ठीक है, और नहीं तो चल ही रहा जिस तरह चल रहा। झूठ बोल दिया, किताब उठाई ली उस पवित्र संविधान की, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ी मेहनत के साथ, उस कमेटी ने उसको तैयार किया। जो मसौदा वो तैयार हुआ था, जब कुछ बताने के लिए नहीं था तो
वो किताब उठा ली भी भाई, अगर मोदी तीसरी बार बन गया संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण को खत्म कर देगा। बड़े लोग हैं हमारे, बात में आ जाते हैं, कई बार कुछ लोग बात में आ गए और बात में आए तो उसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ा और बड़े मेंडेट के साथ आप सबके आशीर्वाद सहयोग से वो भारत मां का लाल जो लगातार दिन रात भारत को नई ऊंचाइयों के ऊपर देखना चाहता है, वो तीसरी बार इस भारत की शपथ ली उस व्यक्ति ने। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब शपथ लेकर के वो कुर्सी के ऊपर बैठा, उसने कलम उठाई और जब उसकी कलम भी चली तो पहली बार बैठते ही कुर्सी के ऊपर उसकी कलम किसान को लाभ देने के लिए चली। उसकी कलम गरीबों को छत मिले उसके लिए चली। ऐसा व्यक्ति जो जिसके मन के अंदर पीड़ा है कि हमने सुधार करना है, ऐसा व्यक्ति जो दिन रात इस भारत को विश्व की ऊंचाइयों के ऊपर अग्रणी भूमिका में लाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा हो, जिसका कोई अपना हेतु ना हो, अगर उसका हेतु है उसका 142 करोड़ देश की जनता है, उसके लिए काम करता है, उसका अपना कोई हेतु नहीं है। और अब फिर दोबारा फिर हिसाब मांगना शुरू कर दिया। हिसाब मांगे फिर है कि भी हिसाब भाई हिसाब दो। जनता ने हिसाब किताब कर दिया, तीसरी बार में भी विपक्ष में बैठा दिए। एक शेर याद आ रहा, दिल में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। ये ऐसे लोग जिनके समय में विकास भी कहीं दिखाई नहीं देता था, ये ऐसे लोग जिनके समय में भ्रष्टाचार हदें पार हुई है, जो लोग झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करते थे कि वोट दे 24 घंटे बिजली देंगे, 4 घंटे 6 घंटे आप तो शहर से आते हैं, 6 घंटे बिजली मिलती थी। ये नहीं पता लगता था कि जब रोटी की बुगल तोड़ का मुंह में पैरे बिजली भाग जाती और वो 8 कहीं और लग जाता। ऐसी स्थिति इनके समय में थी। गैस का कनेक्शन, गैस का सिलेंडर भी लेना होता था, वो भी 3 दिन में उपलब्ध होता था। ये लोग हिसाब लेकर के घूम रहे हैं। भाइयों, हमने इन 10 वर्षों के अंदर, चाहे गांव है चाहे शहर है, अगर आप लोग देखेंगे इन 10 वर्षों में एक भी मेरे हरियाणा का ऐसा जिला नहीं है जिस जिले के अंदर 4 लेनिंग रोड लगा ना हुआ हो। हर जिले के अंदर इन 10 वर्षों में 4 लेनिंग रोड से टच किया है। 2014 से पहले भाइयों अगर हिसार भी आना होता था
तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। आज हिसार से डायरेक्ट चंडीगढ़ और इधर राजस्थान के लिए 4 लेनिंग रोड है। आज हिसार से सिरसा पंजाब और पंजाब से सीधा दिल्ली को टच करने वाला 4 लेनिंग रोड है। आज हांसी से, नारनौल से, राजस्थान से अगर हम बात करें, बम्बे से सीधा चंडीगढ़ को जोड़ने वाला 4 लेनिंग रोड है। आज गति से दिल्ली से कटरा मां वैष्णो देवी को जोड़ने वाला 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी गति से बन रहा है, जिसका अभी 1 साल के अंदर ही उद्घाटन हो जाएगा। ये काम की गति। हम सब बड़े जिम्मेवार लोग बैठे हैं। देश 11वें स्थान के ऊपर था। दुनिया के अंदर हमारी आर्थिक स्थिति डगमगा रही थी और हम 11वें स्थान के ऊपर थे। परंतु इन पिछले 10 वर्षों के अंदर देखते देखते मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये भारत दुनिया के 5वें स्थान के ऊपर आर्थिक रूप से आकर के मजबूती से खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम इसको 2027-28 तक दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत को ला करके खड़ा कर देंगे। यह संकल्प नरेंद्र मोदी जी का है। भाइयों, इसके पीछे की भी ताकत है। ये कोई 11वें स्थान से आकर के 5वें स्थान के ऊपर खड़ा हुआ है, या 5वें से हम तीसरे स्थान की बात कर रहे हैं। भाइयों, इसके पीछे की भी बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। मैंने जिसका जिक्र किया है, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर देश के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको मापते हैं, आंकते हैं, देखते हैं। हमारे देश के अंदर रेलवे की कनेक्टिविटी अगर इन 10 वर्षों के अंदर देखें, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वंदे भारत जैसी ट्रेन अगर देश के लोगों को मिली है, इन 10 वर्षों के अंदर मिली है। तेज गति से चलने वाली मिली है। आज चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात करें, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मनोहर लाल जी को, जिन्होंने हिसार जैसे सिटी के अंदर भी अगस्त तक यहां पर जहाज उड़ना शुरू हो जाएगा, यहां पर भी महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट गति से बन रहा है, जिसके दूसरे चरण का मैंने उद्घाटन कर दिया है। जब तीसरे चरण का उद्घाटन होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी यहां आने वाले हैं। जब अगर यहां से जहाज उड़ेगा, इस क्षेत्र का तो विकास होगा, परंतु इसके साथ साथ पंजाब और हमारे राजस्थान के लोगों को भी यहां पर सुविधा मिलेगी। ये कनेक्टिविटी की बात है। दुनिया से हिसार जुड़ रहा है, यहां से दुनिया में लोग जाने वाले हैं। ऐसा सेंटर देखते ही देखते इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारे सामने खड़ा हो गया है। विकास की गति तेज हो, हमारी सरकार ने ये निर्णय किए हैं। चाहे जीएमडीए बनाने की बात हो, चाहे पीएमडीए बनाने की बात हो, चाहे एचएमडीए बनाने की बात हो, और चाहे एसएमडीए बनाने की बात हो, जो हमारे मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज हमने जो बनाई है, उससे विकास की एक नई गति इसके अंदर बनी है। इस सरकार के निर्णय, जिससे कि हमारे हिसार हो, पंचकुला हो, सोनीपत हो, फरीदाबाद हो, एफएमडीए हो, फरीदाबाद के अंदर भी हमने इनमें मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाई है, जिससे विकास की गति तेज हो। उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। परंतु कुछ लोग हैं
विपक्ष के लोग हैं, उनको कोई काम दिखाई नहीं देता। क्या काम किया है अपने समय के अंदर, मैं तो बोलता हूं कि बताने का काम करें। अरे आज एक गरीब परिवार का बच्चा हरियाणा सरकार के अंदर ICS अधिकारी लग जाता है, बिना पर्ची बिना खर्ची के लग जाता है। ये कल्पना से परे की बातें हैं। आज अगर सुधार हुआ है इन 10 वर्षों के अंदर, एक बड़ा सुधार हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, इस बात को समझना होगा। मैं कल पास आउटिंग, हमारे जो पुलिस के जवान जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है, कल पास आउट हुए हैं। कल मैं सुबह रोहतक में था और मेरा मन बड़ा गदगद हो रहा था। उनके माँ बाप बैठे थे, उनके रिश्तेदार बैठे थे, बड़ी संख्या के अंदर लोग आए थे और मैं ये देख रहा था कि ये पहली बार अगर कहीं हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हुआ है कि 1365 बच्चों ने पास आउट किया। उनके बीच में बोल रहा था, एक भी बच्चा किसी को 5 पैसे दे करके नहीं लगा। ये कमाल अगर हुआ है तो भाइयों, ये इस सरकार के अंदर हुआ है। नहीं तो रेट खुलते थे, जो हिसाब मांग रहे हैं उनके समय में रेट खुलते थे। 1365 बच्चों को कैलकुलेशन कर लीजिए आप, 5 लाख का भी खुलता था, 10 लाख का भी खुलता था, 50 लाख का भी खुलता था, जो आज जी बता रहे। और इस प्रकार की स्थिति थी भाई, क्योंकि मैंने तो देखा अपनी आंखों से, इनके समय में अगर 5 लाख का रेट खुला, 5 लाख 1 रुपया भी ज्यादा देने वाला है, जो 5 आड़ा रह गया, 5 लाख 1 रुपया आड़ा लग गया। ये स्थिति थी। आप ये देख लीजिए भी भ्रष्टाचार किस गति से उनके समय के अंदर था। परंतु भाइयों, उसके ऊपर एक बड़ा हमारी सरकार ने रोक लगाई है। आज मैं गर्व के साथ, ऐसा व्यक्तित्व यहां पर बैठा है, प्रबुद्ध जन बैठा है, जो हमारे वार्ड का हो, चाहे हमारे सिटी का, शहर का हो, प्रथम नागरिक बैठा है। मैं आप लोगों के बीच में बात रख रहा हूं, मुझे इस बात का गर्व है। भाइयों, मुझे ये कहते हुए, आप लोगों को बताते हुए ये बड़ी खुशी भी हो रही है कि हमने बड़े सुधार, और जब सुधार करते हैं कहीं ना कहीं कुछ लोगों को दिक्कतें भी होती हैं। ये दिक्कत मैं कई बार बोलता हूं। नारायणगढ़ से जब मैं विधायक था, एक कांग्रेस की नेत्री है कदर में तो बैठ गई। मैंने कहा, ये क्यों बैठी भाई? मैं पूछने लगा, मैं भैया क्यों बैठ गया? तो कहने लगे, कहा जी किसान की जेब में तो पैसा काट लिया। मैं कहा, वो कैसे काट लिया? पूछो। मैं कहा, इसको कैसे काट दिया? वो कहने लगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करें और किसानों का बड़ा नुकसान होगा। हमने कहा, भाई एक अच्छी योजना मोदी जी लेकर के आए और ये उसका भी विरोध कर रहे, बड़े ये दिक्कत की बात है। मैंने उसको कई बार पूछा है, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आज भी बात उनके पास जाएगी। वो धरने पर तो बैठ गए, अपनी तरफ नहीं देखा। 10 साल उनकी सरकार रही, किसान की फसल के खराबा हुआ है, कितना मुआवजा मिला? 2 रुपए, 5 रुपए का चेक दिया गया, भद्दा मजाक किया गया, उसको भूल गए। 1100 करोड़ रुपया दिया 10 सालों के अंदर। और हमारी सरकार ने आकर के किसान को
भाइयों 12,500 करोड़ रुपया अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है उस तक पहुंचाने का काम किया। मुझे ध्यान में है जब मैं विधायक बना था, हमारे वहां से एक नैनगढ़ में तेल के इंडस्ट्री थी, सरसों के तेल की, उसमें आग लग गई। तेल बहुत था और वो जो इंडस्ट्री थी वो जहां पॉपुलेशन थी उसके नियरेस्ट कॉलोनियाँ बड़ी डेवलप थी, उनके नज़दीक वो फैक्ट्री थी। मैंने कहा तो भारी नुकसान हो जाएगा। मेरे को पता चला कोई 12 बजे रात को, मैं 12 बजे उठा, मैं कहा काफ़ी नुकसान न हो जाए, मैं सीधा वहीं चला गया। मैं जाकर के देखा भी आग तो बहुत ज़्यादा लग रही, तो मैंने फ़ोन किया फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड नहीं, ये शुरू की बात है, फायर ब्रिगेड नहीं। मैंने अंबाला फ़ोन किया, अंबाले से 3 गाड़ियाँ उन्होंने भेजी, उनके पास 3 गाड़ियाँ, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर। मैंने फिर हमारे पड़ोस में नाहन है हिमाचल प्रदेश में, रात को हिमाचल प्रदेश के डीसी को उठाया। मैंने उसको कहा मखा जी आपके पास कुछ गाड़ियाँ होंगी, यहाँ इंडस्ट्री जोन है, आपके पास आग लगी है, भयानक आग लगी है, आप गाड़ियाँ भेज दीजिए। वहां से उसने भेजी 3-4 गाड़ी, और गाड़ी और आग फिर भी काबू में नहीं आ रही। एक दूसरी गाड़ी वो कहने लगे कि आग तो उससे भी बुझेगी, और एक थर्मोकोल वाली होती है उससे आग बुझेगी। तो उसका पता कराया भी वो गाड़ी कहाँ से मिलेगी, तुम्हारे यहाँ तो थे ही नहीं। तो मैंने चंडीगढ़ फोन किया, मैंने चंडीगढ़ के अधिकारी को उठाया रात को। मैंने कहा कि आग लग गई है और आप गाड़ी भेजिए। रात को उसने गाड़ी भेजी, तब जाकर के रात के 3 बजे उस आग के ऊपर काबू पाया गया। और उसके बाद हमने निर्णय किया कि जितनी भी फायर ब्रिगेड के अंदर गाड़ियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए। मेरे ख्याल से हर जगह वो थर्मोकोल की गाड़ी भी भेजी, मोटरसाइकिल भी भेजी भी, अगर किसी गली में आग लग जा भी मोटरसाइकिल से भी आग बुझा दे जाएगा। ये बड़ा सुधार किया उसके अंदर। लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, मौके के ऊपर क्या होता है क्या नहीं होता, परंतु ध्यान नहीं दिया गया। लोग जूझते रहे समस्याओं से। परंतु आज मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि लगातार हमारी सरकार ने भाइयों ये काम किए हैं, लोगों को सुविधाएं पहुंचना, लोगों तक सुविधाएं देना। और भाइयों एक बात और कह रहा हूं, मैं कई बार सुनता हूं, मैं बोलता भी हूं, आज भी आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, मैं अधिकारियों को बोलता भी हूं, देखिए अधिकारियों का और हमारा जो नाता है वो नाता नाखून और उंगली का है। हमने मिलकर के दोनों ने भाइयों लोगों की सेवा करनी है। अगर मेरा पार्षद न्यू कह दे कहा भी मेरी अधिकारी सुन नहीं रहा, तो ये मेरे लिए बड़ी नीचे देखने वाली बात है। मैं 24 घंटे बाद सुनता हूं, मैं आज से नहीं, मेरी आदत है। मैं जब विधायक था तब भी बात खुली सुनता था, मंत्री बना तब भी खुली सुनता था, मेरे दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। सांसद बना तब भी नहीं, मैं कभी ये नहीं, रात में 12 बजे भी आ गया कोई व्यक्ति, भाई बात सुनो उसकी, कोई दिक्कत होगी, और कई बार इस तरह भी आ जा। मैंने भी जा कह दिया एक दिन, मगर 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, मैंने कह दिया। रोहतक से आए 5-6 जने, और रात के 12:30 बज रहे, मेरे को बताया है, कहा जी कुछ लोग मिलने वाले आए। मैं कोई बात नहीं, चाय चुय पिलाओ, मैं कहा मैं आ रहा हूँ। तो मैं गया, 10-12 जने थे। तो मेरे को कहने लगे, मैं कहा बताओ जी आदेश करो। मैं कहा क्या है? कहना जी आदेश तो कुछ नहीं था। कहा
बस देखने आए भी, कहा 12 बजे मिल भी ले या नहीं मिल ले। मैंने कहा, मैं कहा भाई क्या टाइम हो रहा? मैंने कहा घड़ी देखिए, मैं क्या टाइम हो रहा? कहा 12:30 हो रहे। मैं कहा मिल रहा? कहा हाँ मिल रहे जी। कहा भाइयों, अगर कोई भी इमरजेंसी हो, हमारी जिम्मेदारी है। अगर मेरे फोन करने से किसी को लाभ हो जाए तो मेरे को क्या दिक्कत है? फोन कर देना चाहिए। क्यों? भाइयों, लगातार हम सुधार के अंदर लगे हुए हैं। अभी सुभाष सुधा जी ने भी कुछ बातें आपको बताई हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत जबरदस्त काम किए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा के लोगों को लंबे समय के बाद इस बात का एहसास होगा कि जो सुधार किए हैं वो गजब के सुधार किए हैं उन्होंने। देखिए, सिस्टम इतना गड़बड़ था। जब ये मैं भी विधायक बना, मैं आपको बात बताता हूं एक सुधार की। मैं विधायक बना तो लोगों को अपेक्षाएं होती हैं कि विधायक बन गया, मंत्री बन गया और चलो भाई छोरे को नौकरी लगवानी है। तो मैंने भी ले ली, पर्ची पकड़ ली। मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, कहा जी मेरे से मखा ये पर्ची दी है, लोगों ने बच्चे लगाने हैं। तो मेरे बड़ी देख कर कहने लगे, मनोहर लाल जी, कहा इसको जेब में पहले, कहा या मेरे को दे, कहा या मेरे को दे देना पहले जेब में। मेरे को कहने लगे, कहा जो पैसे जैसे पहले चल रहा था वैसे चलाना है या सुधार करना है? मैंने क्या सुधार करना जी? कहा फिर इस पर्ची को जेब में पहले। कहा भाइयों, आज उसका एहसास हुआ, आज उस बात का एहसास हुआ। मैं किसी भी गांव के अंदर जाता हूं, जो बड़ा गांव है, बड़े गांव के अंदर जो लोग ये बोलते थे कि हमारे गांव से एक बच्चा 2 बच्चा ही नौकरी लगता था और वो भी पूरा गांव इकट्ठा होके जाता था तब लगता था, ऐसे ऐसे गांव के अंदर मैंने खुद अपने उससे देखा है 300 बच्चे उस गांव से बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे हैं। एक भी गांव ऐसा नहीं है या शहर का आपका वार्ड ऐसा नहीं है जहां से बच्चा बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी ना लगा हो। स्टैंड लिया, सुधार हुआ। अगर स्टैंड ना लेते तो सुधार नहीं होता था। कुछ बीच में भी गड़बड़ कर देते हैं, ऐसा नहीं है सारा ठीक है, कोई गड़बड़ कर देता है बीच में। आपके सामने अधिकारी ने गड़बड़ की, तुरंत कार्रवाई होगी, जेल में चले गया, देर नहीं करी। ये नहीं सोचा भी सरकार के क्या मतलब है? जब हम सुधार में खड़े हैं तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। अंदर चला गया, आप लोगों के सामने है, परंतु सुधार के लिए मजबूती से खड़े रहे। भाइयों, इसको लेकर के चाहे नगर पालिका है हमारी, चाहे नगर परिषद है और चाहे हम देखते हैं नगर निगम है, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसके अंदर था। क्योंकि खुद हम भी देखते थे, लोग चुनाव कर देते थे, हम पार्षद बन गए हैं, हम चेयरमैन के लिए जब चुनाव करते थे क्या स्थिति होती थी आप लोगों के सामने है, आप सबको मालूम है। एक बहुत बड़ा उसके अंदर लेन देन चलता था, परंतु हमने उसके ऊपर स्टैंड लिया कि भाई ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये विकास के अंदर अवरुद्ध है, बाधक है, विकास नहीं हो पाता क्योंकि उसको चिंता हो जाती है। जो चेयरमैन बनता है भी भाई पैसे कहां से पूरे करने हो जाती है, पैसा लगा है इतना पूरा भी करना उसके अंदर हो जाती है उनकी। भाई मैं थोड़े मर गई आदमी होकर दिखाऊंगा।
उसमें डायरेक्ट चुनाव का निर्णय कराया। वो भी अगर कोई दिक्कत आ जाए तो वो भी आपके हाथ में छोड़ा, पार्षदों के हाथ में छोड़ा भी। अगर कोई दिक्कत आ जाए तो पार्षद चाहें तो उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, उसको भी छोड़ा। जी क्या एक बात मैं कह रहा हूं भाई, 1 मिनट मेरी बात सुनो। मैं आपकी बात सुनता हूं। कभी भी आपको मेरे से कोई बात करनी हो, आप कभी भी आ सकते हैं, मेरे से आकर के बात कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं। कई बार कोई काम करते हैं, उसके अंदर जब वो लागू करते हैं तभी पता लगता है ना भी दिक्कत आई है या ठीक है, पब्लिक से ही पता लगता है, फिर उसके अंदर सुधार भी करते हैं। अगर कोई भी बात आपने करनी है तो आप मेरे से आकर के कर सकते हैं, मेरे को मिल सकते हैं, आप आकर के बता सकते हैं, उसके अंदर सुधार है, हम फिर बात बोलते हैं। मैं ये देखता था, पिछले दिनों हमने निर्णय किया कि जो अनऑथराइज कॉलोनी है उनको ऑथराइज कर दो। ऑथराइज तो कर दी, परंतु हम देखते थे, हम भी हैरान इस बात से थे कि एक कॉलोनी है, उसके अंदर एक प्लॉट बना हुआ, मकान बन रहा है, उसके नजदीक खाली प्लॉट पड़ा है, उसके आगे फिर एक प्लॉट और बना पड़ा है। वो दोनों प्लॉट तो अप्रूव्ड है, जो खाली पड़ा अनअप्रूव्ड है। ये बड़ी दिक्कत आ थी हमारे सामने। मैं कहा भी जब कॉलोनी वही पूरी कर दी, मैं अधिकारियों के साथ बैठा, मैंने पेन उठा करके एक बाउंड्री मार दी कागज के ऊपर। मैंने बाउंड्री मारी, मैं कहा ये बाउंड्री है, कॉलोनी है ये हमने अप्रूव कर दी। इसके अंदर कोई व्यक्ति रजिस्ट्री कराओ, कोई व्यक्ति अपने 100 गज के प्लाट में से 50 गज बेच दो, कोई उसकी फ्लोर बेच दो। मैं कहा भाई तेरे को क्या दिक्कत है, पहले तो मेरे को समझा आ जाए। तो कहने लगा कोई दिक्कत नहीं। मगर फिर जब अप्रूव्ड कह दिया तो अप्रूव्ड है। मगर इसको सारी को अप्रूव्ड कर दो, इसके अंदर कोई अनऑथराइज नहीं होना चाहिए। अनऑथराइज वो सब भी इसमें से साफ हो गया। सुधार हुआ है ना, सुधार हो गया उसका। अभी भी अगर कहीं दिक्कत है जल्दी हो जाएगा, मैं खड़ा हूं आज। ये पूरा सुधार होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हमारी ये ड्यूटी है कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना आए, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। आज पता कर सकते हैं कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिनों से रजिस्ट्रियां बन रही हैं। बन रही है नहीं बन रही, डी साहब बताएंगे, अपना विकास जी है बन रही है। एक अच्छा, नहीं मैं बता रहा हूं, वो रजिस्ट्रियां होनी शुरू हो गई हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं आज कई बातें कह रहा हूं। मैं इसीलिए आप लोगों के बीच में आया हूं। रजिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है अब किसी प्रकार की, क्योंकि वो मेरे ख्याल से कंप्यूटर ऑपरेटर स्ट्राइक पे हैं, क्लर्क काम कर रहे हैं। और हमने प्रधान जी बैठ गए थे, हमने इसके अंदर एक और सुधार किया है। जो एग्रीकल्चर जोन होता था, एग्रीकल्चर लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर अगर हमें रजिस्ट्री करानी होती थी और टाउन प्लानिंग लड़ा का खड़े हो जाता। वो कहा करा था, कहा जी आप पहले एनओसी में रहते थे। हमने उससे भी दूर कर दिया। जो एग्रीकल्चर जोन है
उसके अंदर तो काफी दिन से हमने सुधार कर दिया कि यहां तो रजिस्ट्रियां होंगी, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, और हो रही है उसकी रजिस्ट्रियां। और भाइयों देखिए, आप और हम एक ही कैटेगरी के व्यक्ति हैं। आप अपने वार्ड के अंदर, अपने जो नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम है उसके अंदर, हम विधायक हैं तो विधायक अपने हलके के अंदर, आप भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं और हम भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। दोनों एक ही नेचर के व्यक्ति हैं। और इसके अंदर आप लोगों की जो वार्ड है, वार्ड के अंदर एक प्रावधान इसके अंदर है कि वार्ड का पार्षद जब वो चुनाव संपन्न हो जाएगा उसके 6 महीने के अंदर एक कमेटी का गठन करेगा और उसका चेयरमैन हमारा वार्ड का पार्षद होगा, उस कमेटी का चेयरमैन। परंतु वो कमेटी बनती नहीं थी, ना पता लगता था उसका भी बन रही है नहीं बन रही। वो कमेटी बने और उसकी जिम्मेवारी तय हो, क्या क्या वार्ड के अंदर काम करने हैं, क्या नहीं करने हैं, और हर महीने वो कमेटी बैठनी चाहिए। हमने इसके ऊपर मंथन किया है। मंथन करके 3 महीने के बाद एक हमारा चेयरमैन है, सभी पार्षदों के साथ वो बैठता है, वो भी मैंडेटरी। उसके अंदर भी हमारे जो चेयरमैन हैं हर तीसरे महीने भी बैठ करके उसके अंदर वो निर्णय करते हैं, देखते हैं क्या क्या काम है क्या नहीं है। परंतु जैसा मैंने कहा है कि हमने देखा है कि उस कमेटी का गठन होता नहीं है, बस वो खाली कागजों में रह जाती है। हमने ये निर्णय लिया है कि जहां पर ये कमेटियां हैं, ये मैंडेटरी, हम ये चाह रहे हैं कि वहां पर इस कमेटी का गठन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताइए। होना चाहिए। और उस कमेटी को इतना अधिकार भी हमने इसके ऊपर मंथन किया है कि अपने वार्ड के अंदर वो कमेटी बैठ करके अपना बजट तय कर ले कि इन विकास के काम हैं और इतना पैसा इनके ऊपर खर्च होगा, वो भी उसको पास करे। ये निर्णय हमने इसके अंदर किया है। और हमने ये निर्णय किया है कि किसी भी कारण से जब तक वार्ड कमेटी गठित न हो तब तक वार्ड कमेटी की पूरी पावर वो पार्षद के पास रहेगी। ये निर्णय किया, ठीक है? जब तक उस वार्ड कमेटी का गठन नहीं होता तब तक उस की पूरी पावर कमेटी की वार्ड पार्षद के पास रहेगी। मैं बता रहा हूं, 1 मिनट सुनते तो रहोगे। एक निर्णय हमने ये लिया है कि जब तक कई बार सेक्रेटरी नहीं लगता, सेक्रेटरी के कारण भी बहुत दिक्कतें आती हैं, और सेक्रेटरी नहीं आता तो हम अपना ना तो कोई काम कर सकते हैं, ना कोई बैठक का एजेंडा लिख सकते हैं। ये बड़ी दिक्कत आती है। अगर सेक्रेटरी नहीं है या सेक्रेटरी आ नहीं रहा तो ये हमारे जो चेयरमैन है,
हमने चेयरमैन को ये ताकत दी है कि वो किसी भी स्नातक जिसने बीए की हुई हो स्नातक व्यक्ति को वो पकड़ेगा और अपनी पूरी कार्रवाई लिखवा लेगा। उसके लिए प्रति बैठक 1000 रुपया देने का प्रावधान भी इसके अंदर हमने किया है। उसको यह दिक्कत नहीं है कि सेक्रेटरी नहीं आया, भी सेक्रेटरी के कारण ही हमने रेजुलेशन पढ़ा है, वहां बैठ करके लिखना है। इसके अंदर हमने ये आपको अधिकार दिया है पूरा का पूरा कि अपने वार्ड के अंदर पार्षद वो अगर बैठक बुलाएगा, उस कमेटी की सेक्रेटरी नहीं आता, उसका रेजुलेशन लिखना है और उस रेजुलेशन को उसकी कार्रवाई को लिखने के लिए किसी भी एक ग्रेजुएट युवा को उसको लिखवा सकते हैं।